नमस्कार दोस्तों। वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम विज्ञान कक्षा 8 के अध्याय 1 के सारांश को पढ़ेंगे। यह अध्याय 1 का दूसरा पाठ है। यदि आपने पहले पाठ को नहीं देखा है तो आप उसे अवश्य देखें। तो चलिए शुरू करते हैं अध्याय 1 का सारांश। आपने क्या सीखा? अपनी बढ़ती हुई जनसंख्या को भोजन प्रदान करने के लिए हमें विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाना होता है। अर्थात जैसे जैसे जनसंख्या में वृद्धि हो रहा है उसी प्रकार हमें अपने भोजन में भी वृद्धि करना होगा। इसलिए हमें कृषि के पुराने पद्धतियों को छोड़कर नए पद्धतियों को अपनाना ज़रूरी हो जाता है और विशिष्ट कृषि पद्धतियों को अपनाने से ही हम अपने जनसंख्या के सभी लोगों तक भोजन पहुंचा सकते हैं। किसी स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधों को फसल कहते हैं। अर्थात जब हम बड़े पैमाने पर एक बड़े क्षेत्र में एक ही प्रकार के पौधों को उगाते हैं तब हम इसे फसल कहते हैं। भारत में फसलों को ऋतु के आधार पर हम दो वर्गों में बांट सकते हैं, रबी और खरीफ फसल। रबी फसल का अर्थ है वे फसलें जिन्हें हम गर्मी में उगाते हैं। इसका समय होता है अक्टूबर से मार्च। रबी फसल के कुछ उदाहरण हैं गेहूँ, चना, सरसों इत्यादि। वहीं खरीफ फसल हम उन फसलों को कहते हैं जिसे हम वर्षा ऋतु में उगाते हैं। इसका समय होता है जून से सितंबर तक और इसके उदाहरण हैं धान, मक्का, मूंगफली, कपास इत्यादि। जुताई करके मिट्टी तैयार करना और उसे समतल करना आवश्यक है। इस कार्य के लिए हम हल तथा पाटल का उपयोग किया जाता है। तो हल से हम मिट्टी की जुताई करते हैं और पाटल से हम मिट्टी को समतल करते हैं। बीजों को उचित गहराई पर बोना तथा उनके बीच उचित दूरी रखना अच्छी उपज के लिए आवश्यक है। बीजों की अच्छी किस्म का चयन करके स्वस्थ बीजों को बोया जाता है। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई की जाती है। इसका अर्थ है कि बीजों को हमेशा हमें उचित गहराई पर ही बोना चाहिए और उसे उचित दूरी पर बोना चाहिए। बीजों की अच्छी किस्म का ही चयन करना चाहिए जिससे कि फसल का पैदावार अच्छा हो और सीड ड्रिल की सहायता से बुआई करना चाहिए। सीड ड्रिल की सहायता से बुआई करने पर बीज उचित गहराई और उचित दूरी पर बोआ जाता है। मिट्टी में पोषकों की समृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है जिसे कार्बनिक खाद तथा उर्वरक के उपयोग से किया जाता है। फसलों की नई किस्मों के आने से रासायनिक उर्वरकों के उपयोग में बहुत वृद्धि हुई है। तो यहाँ पर है कि मिट्टी में पोषकों में वृद्धि और पुनः पूर्ति की आवश्यकता होती है। तो जैसे जैसे हम खेती करते हैं और अपने फसलों को उगाते हैं तो उसी प्रकार मिट्टी में पोषकों की कमी हो जाती है। इसलिए उससे पुनः पूर्ति करने के लिए हम उसमें कार्बनिक खाद और उर्वरक का प्रयोग करते हैं। यह हमारे फसलों के लिए तो अच्छा माना गया है लेकिन हमारे मिट्टी के लिए यह अच्छा नहीं होता है। धीरे धीरे मिट्टी का उर्वरता शक्ति इससे कम होते जाता है। उचित समय एवं अंतराल पर फसल को जल देना सिंचाई कहलाता है। तो उचित समय जब ज़रूरत हो फसल में पानी की और जिस अंतराल पर हम पानी दे रहे हैं उसी अंतराल में जल देते रहना ही सिंचाई कहलाता है। सिंचाई करने से ही हमारे पौधे विकसित होते हैं। सभी को पता है कि जल जल कितना आवश्यक हो जाता है किसी भी पौधे के लिए और किसी भी सजीव वस्तु के लिए। निराई में अवांछित एवं बिना उगाए पौधों को हटाया जाता है जिन्हें खरपतवार कहते हैं। तो जब हम फसलों को उगाते हैं तो उसमें फसलों के साथ-साथ कई अनवांछित पौधे भी उग जाते हैं और इन्हीं अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं, जो कि हमारे पौधों को बढ़ने में सहायक सिद्ध नहीं होते हैं, उनमें बाधा डालते हैं। तो जब हम इन खरपतवार को हाथों से या किसी भी औजार से हटा देते हैं फसलों से, तब हम इस प्रक्रिया को निराई कहते हैं। कटाई का अर्थ है पकी हुई फसल को हाथों या मशीन से काटना। तो कटाई का अर्थ होता है कि जब फसल पक जाता है, तैयार हो जाता है तो हम उसे हाथों या मशीन से काट कर संग्रहित कर लेते हैं और यह प्रक्रिया कटाई कहलाता है। दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। तो थ्रेसिंग हम किसी भी मशीन से करते हैं अ, और जब फसलों के दानों को उसके
छिलकों से अलग कर लेते हैं अर्थात भूसे से अलग कर लेते हैं तो यह प्रक्रिया थ्रेसिंग कहलाता है। बीजों को पीड़कों एवं सूक्ष्म जीवों से संरक्षित करने के लिए उचित भंडारण आवश्यक है। तो भंडारण हम भंडार गृह में करते हैं। जब हमारे फसल तैयार हो जाते हैं उसके बाद भी हमें उसके सुरक्षा के लिए उसे सही जगह रखना आवश्यक हो जाता है। बीजों को हम पीड़कों से बचाने के लिए ही भंडार गृह में इसे संरक्षित करते हैं। पशुओं को पालकर भी खाद्य पदार्थ प्राप्त किया जाता है, इसे पशुपालन कहते हैं। तो पशुओं से हमें खाद्य पदार्थ जैसे मांस, दूध इत्यादि प्राप्त होते हैं। इससे हमें ऊन भी प्राप्त होता है और जब हम किसी भी पशु को बड़े पैमाने पर या निश्चित संख्या में पालते हैं तब हम उसे पशुपालन कहते हैं। तो दोस्तों इस तरह से पाठ 1 का सारांश खत्म हो गया है। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे विज्ञान के अध्याय 2 को। तो मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में। नमस्कार।